नमस्कार प्यारे मित्रों। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, ये कक्षा 9 की क्लास है फिजिक्स की, जिसमें 9th में पहला अध्याय मोशन आता है, गति आती है। तो उस पर हम लोग जो है आज आपके पहले अध्याय गति वाले चैप्टर पर चर्चा करेंगे और विस्तृत तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों सोचो, अगर भगवान श्री राम वनवास न गए होते, अयोध्या से वनवास न गए होते, तो क्या आज हम उनकी लीलाओं, उनके पराक्रम, उनकी यात्राओं के बारे में बात कर पाते? नहीं ना, क्योंकि जीवन का नाम ही गति है। अगर जीवन चल रहा है तो गति हो रही है। जो चलता है वही आगे बढ़ता है। आज हम फिजिक्स का सबसे मजेदार अध्याय पढ़ेंगे विद्यार्थियों, मोशन, गति। राम जी अयोध्या से चित्रकूट गए, कृष्ण जी गोकुल से मथुरा गए, और तुम लोग गांव से शहर, मोबाइल से ऑनलाइन क्लास तक पहुंच गए। ये सब गति है। इस पर डिस्क्रिप्टिव मेथड में चर्चा होगी। लेकिन याद रखो बच्चों, रुकना मृत्यु है और चलना जीवन है। नदी बहती है इसलिए साफ रहती है, हवा चलती है इसलिए ठंडक देती है, धरती घूमती है इसलिए दिन और रात होते हैं। अगर पृथ्वी रुक जाए तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। तो गति के बारे में इस तरह से हमें शुरुआत करके जीरो से पूरा चैप्टर क्लियर कवर करना है। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी लगातार सीखते हैं, दिन रात सीखते हैं, वही बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो आज सिर्फ मोशन की बात नहीं करेंगे, आज खुद से वादा करना है कि जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक रुकेंगे नहीं। तो चलो अब आपको बताते हैं कि गति किसे कहते हैं। आइए शुरू करते हैं गति के बारे में। विद्यार्थियों, गति के बारे में आप जानेंगे। मोशन, ये कक्षा 9 की क्लास आपको दे रहे हैं 9 मोशन, और अध्याय का नाम भी आपके मोशन है, अध्याय भी गति है। ठीक है, मोशन। तो सबसे पहले आप गति के बारे में जान। ठीक है, गति क्या है? अगर किसी वस्तु का समय के साथ स्थान बदल जाए, स्थिति बदल जाए, यदि किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति बदल जाए, जैसे घड़ी की सुई समय टिक 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 कर रही है, उसका स्थान भी बदल रहा है, समय भी बढ़ रहा है, तो घड़ी की सुई गतिमान अवस्था में। आप कोई वस्तु यहां से उठाकर यहां ले आइए, तो वस्तु अगर आप उठा के ले जा रहे हैं तो समय भी बदल रहा है और उसका स्थान भी बदल रहा है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो हर सेकंड आपकी साइकिल की स्थिति बदल रही है और समय भी बदल रहा है। तो समय के साथ अगर किसी वस्तु का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसे गति कहते हैं। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो आप उसको गति कहोगे। देखो यहां लिखेंगे कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको शुरू से अंत तक फिजिक्स विषय, आपके किताब का, आपके टॉपिक का फिजिक्स पूरा चैप्टर मिलेगा, पूरे टॉपिक मिलेंगे, न्यूमेरिकल सहित मिलेंगे। तो आप विथ ट्रस्ट आप पढ़िए और ईमानदारी से, बिना आपको इस चैनल पर कोई बकवास किए, बिना समय आपका खराब किए, सारी चीजें आपको क्रमशः मिलती रहेंगी। हाँ, तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति कहेंगे। एग्जाम्पल बताइए आप लोग। गति का अर्थ, मम्मी का चप्पल आ रहा है, मम्मी का चप्पल आपकी तरफ आना,
ये हो गया गति का उदाहरण। ऑनलाइन क्लास में कंटेंट मिलेगा, टेस्ट आते ही बच्चों का क्लास से गायब हो जाना, ये सब क्या है, मोशन, प्योर फिजिक्स है। देखो तुम घर से स्कूल गए, गति हो गई। घर से स्कूल जाना, घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर जाना, ये सब गति है। तो स्कूल से मैदान की ओर भागे, ये भी गति है। स्कूल से मैदान की तरफ भागे, मैदान की ओर भागे, क्या हो गई, गति हो गई। ये गति हो गया, ये भी गति हो गई, मोशन हो गया। उसके बाद मैदान से आप समोसे की दुकान की तरफ भागे, मैदान से समोसे की दुकान की तरफ भागे, दुकान की तरफ भागे, ये सब क्या हो गया, गति। ये तो सुपर गति हो गई, सुपर मोशन, ठीक है, सुपर गति। फिलहाल सुपर गति आप नहीं कहेंगे, मोशन ही कहेंगे, तो इसको गति कहें, आप अंग्रेजी में मोशन कहेंगे। तो घर से स्कूल जाना, स्कूल से मैदान की ओर भागना, मैदान से समोसे की दुकान की तरफ भागना, तो समय के साथ आपका पोजीशन बदल रहा है, स्थिति बदल रही है, इसलिए आप क्या कहेंगे कि आप गतिमान अवस्था में हैं, आप गति कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने गति सीखा। अब आप विराम सीखिए। विराम अवस्था क्या है, रेस्ट, रेस्ट, ठीक है। आप गति के उदाहरण में ऐसे लिख सकते हैं, पृथ्वी का घूमना, ग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाना, उपग्रहों का पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये सब भी महत्वपूर्ण गति के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए, तो आप विराम पढ़ेंगे। देखो इसमें आपने पढ़ा कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। तो समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे आप विराम कहोगे। तो यहां लिखोगे कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे विराम कहते हैं या विराम अवस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथियों, आप विराम ने देख लिया, विराम के उदाहरण, ठीक है। जैसे रविवार को पापा दिन भर सोफे पर लेटे रहते हैं, विराम का उदाहरण। छुट्टी के दिन बच्चे पड़े रहते हैं चारपाई पर, घर पर पड़े रहते हैं। परीक्षा के बाद दिमाग आपका विराम अवस्था में आ जाता है, रेस्ट अवस्था में आ जाता है, ये सब विराम के उदाहरण, ठीक है। जब आप जो है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो उसे कहेंगे कि विराम अवस्था या विराम कहेंगे। जैसे कोई किताब आपने मेज पर रख दिया तो वो विराम अवस्था में है, वो तब तक नहीं हटेगी जब तक आप उसको खुद से नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप विराम अवस्था आप चर्चा करोगे। तो सॉरी, राशियों पर, जैसे अदिश राशि है, अदिश राशि, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में आप देखेंगे कि जैसे जिन राशियों में दिशा नहीं बताई जाती, दिशा की जरूरत नहीं होती है, परिणाम काफी होता है, परिमाण उसका काफी होता है, परिमाण। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे कहते हैं अदिश राशि। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा की जरूरत नहीं होती,
है उसे अदिश राशि कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। जिन राशियों में केवल परिमाण पर्याप्त होता है उसे कहेंगे अदिश राशि बच्चों। तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें, तो जैसे समय है, तो समय में कभी आपको दिशा नहीं मिलेगी। लंबाई नापने के लिए, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्र, ये पदार्थ की मात्रा और चाल आ जाएगी आपका, चाल। इस तरह से और राशियां हैं जो है, दूरी है, ठीक है। तो देखो इसमें समय में आपको कभी दिशा नहीं मिलेगी कि 3 बज रहे हैं उत्तर दिशा में, इस तरह से नहीं मिलेगा। समय में आप बता दें कि जितना बज रहा है, जैसे मान लो कि अदिश राशि आपने पढ़ा जो है, अब आप सदिश राशि पर चर्चा करें कि सदिश राशि कहते हैं। हमने देखा अदिश राशि में स्केलर क्वांटिटी में कि स्केलर क्वांटिटी में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जिस समय मापते समय आप केवल परिमाण बताते हैं, लंबाई मापते समय केवल परिमाण बताते हैं कि हमारा कपड़ा 10 मीटर है या 2 मीटर है, 1 मीटर है। द्रव्यमान भी जैसे गेहूं तौल रहे हैं तो 5 किलो 2 किलो मापते हैं, इस तरह से परिमाण बताते हैं। आप कभी नहीं बताएंगे कि दुकान पे जैसे आपको आटा लेना हुआ तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप हमें 2 किलो आटा पूरब दिशा में दे दीजिए, इस तरह से आप नहीं कहेंगे, केवल परिमाण बताते हैं आप जो है। तो इसका ध्यान रखें। इसी तरह विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशियां हैं। तो सदिश राशि पर चर्चा करो। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है मित्रों, आप ये देखो कि जिसमें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता पड़े, परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता पड़े, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे देखो कि जिन राशियों में परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, उसे आप सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा, जैसे एग्जाम्पल में ले ले जो है, तो सदिश राशि में एग्जाम्पल आपका कौन कौन सा हो जाता है, देखो। तो जिन राशियों में परिमाण के साथ दिशा बतानी पड़े उसे आप कहेंगे सदिश राशि। तो सदिश राशि में अगर एग्जाम्पल लें कि जैसे कौन कौन सी राशियां हैं, तो क्या बताओगे? जैसे आप वेग बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप विस्थापन ले लीजिए, ठीक है। तो विस्थापन में दिशा निश्चित होती है कि किस दिशा में जो है दूरी चली गई है। उसके बाद विस्थापन के बाद आपका वेग आ जाएगा, वेग के बाद आपका त्वरण आ जाएगा, यहां साथ था, इसको मिटा दिए, तो यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। त्वरण हो जाएगा, वेग के बाद त्वरण आ जाएगा, ठीक। त्वरण के बाद आप देख लीजिए जो है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखो जैसे वेग है तो वेग की दिशा निश्चित होती है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब दिशा में कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो वेग के साथ दिशा बताना आवश्यक होता है, लेकिन चाल के साथ दिशा बताना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। तो जिनमें आपको दिशा की आवश्यकता पड़े उसे आप विस्थापन कहेंगे, सॉरी
सदिश राशि कहेंगे। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये सदिश राशि हो गई। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे गति से संबंधित अन्य परिभाषाओं पर। जैसे दूरी है, तो दूरी पर जब चर्चा करोगे, दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस पर आप जब चर्चा करोगे, दूरी किसे कहते हैं? देखो बच्चों, दूरी सबसे पहले अदिश राशि। इसमें क्या लिखोगे कि दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। इसकी परिभाषा, डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई साइकिल चला के स्कूल जा रहा है, तो पथ की लंबाई हो गई दूरी। ठीक है, मान लो 3 किलोमीटर आप अपने स्कूल पहुंचे हैं घर से, तो 3 किलोमीटर आपकी हो गई दूरी। तो परिभाषा हो गई कि वो पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं मित्रों। तो जैसे 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आप मापते हैं, तो वो हो जाती है दूरी। कोई गाड़ी आप चला के जाते हैं 10 किलोमीटर तय करके, तो 10 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा। मात्रक देखो इसका क्या होता है, इसके मात्रक हो जाएंगे, जैसे मीटर हो गया। ठीक है, एसआई मात्रक इसका मीटर हो जाएगा। अन्य मात्रक इसके ले लेंगे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मतलब जिसमें मीटर लगा हुआ है वो सब दूरी के मात्रक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि दूरी अदिश राशि है, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, और इसमें आपने मात्रक इसका देख लिया मीटर। इसकी बीमा जो होती है, बीमा एल होती है। बीमा क्या होती है? यल। यल से इसकी बीमा आप लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगला बिंदु कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ना शून्य होगी ना ही ऋणात्मक होगी, धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी ना तो शून्य होगी और ना ही ऋणात्मक होगी, दूरी सदैव क्या होगी? धनात्मक होगी। तो चलो देखो, जैसे आप जो है इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं कि मान लीजिए कि आपने 3 किलोमीटर साइकिल चलाया, 3 किलोमीटर साइकिल चलाया, फिर मुड़ करके 4 किलोमीटर आपने और चलाया, 4 किलोमीटर दूरी आपने और साइकिल चलाया, तब आप यहाँ स्कूल पहुंच गए। घर से कहां पहुंच गए? स्कूल। तो आपकी दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, टोटल दूरी क्या हो जाएगी? 7 किलोमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी। जब आप 3 किलोमीटर गए, फिर मुड़ करके आप 4 किलोमीटर साइकिल और चलाए, उसके बाद स्कूल पहुंच गए, तो टोटल दूरी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मिलके क्या हो गई? 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन पर चर्चा करें, किस पे चर्चा करें? विस्थापन पर अगर चर्चा करें, जी हाँ, तो विस्थापन में आप देखेंगे कि विस्थापन में, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट न्यूनतम दूरी मापता है। न्यूनतम दूरी का मतलब कभी भी आप जो है अगर विस्थापन माप रहे हो तो अंतिम बिंदु को प्रारंभिक बिंदु से मिला दीजिए। अंतिम बिंदु को प्रारंभिक बिंदु से क्या करेंगे? मिला देंगे, तो ये वाली दूरी आ जाएगी, विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
तो विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु। ये आपका अंतिम बिंदु है, ठीक है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु हो गया, और ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु मान लें कि ओ है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ओ भी क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी होगी ये हो जाएगा आपका विस्थापन। तो इसमें देखिए तो ये त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो ये हो जाएगा आधार, और आपका ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा वस्तु की अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। तो रिकॉर्ड हो रहा है और वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो आप अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब आप जानें कि विस्थापन के बारे में और थोड़ा सा। विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन का मान जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। देखो साथियों, विस्थापन जो है, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात जो है या तो एक होगा या तो एक से बड़ा होगा। दूरी और विस्थापन का अगर रेशियो, अनुपात निकालें, या तो वह एक के बराबर होगा या फिर जो है एक से बड़ा होगा। ठीक है, विस्थापन कभी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, विस्थापन कभी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए विस्थापन के बाद आता है एक समान गति। एक समान गति क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। जो थियरी आपने न लिखी हो ऑफलाइन क्लास में, उसे आप नोट करते जाएंगे, नोट डाउन कर लेंगे, नोट्स में आप लिख लेंगे। ठीक है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जब दो वस्तुएं या फिर एक ही वस्तु की बात करें तो समान समय में समान दूरी तय करें। जैसे कोई ट्रेन 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, तो फिर अगले 1 घंटे में वह फिर से 10 किलोमीटर चले, तो उसकी चाल को एक समान चाल कहेंगे। जैसे अगर आप साइकिल चलाते हैं, 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, तो फिर अगले 1 घंटे में फिर से आप 5 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, तो आपकी गति को एक समान गति मानी जाएगी। तो अगर यदि वस्तु, यदि पिंड या वस्तु कहें, यदि पिंड समान समय में
समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहेंगे। एक समान गति कहते हैं। ठीक है, यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तब उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर असमान गति की बात करें। ये समान गति में देख लो, मान लो कि कोई वस्तु है ए, ये चल रही है, 1 घंटे में ये बी पे पहुंच गई, 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। फिर सी पर पहुंच गई जो है, फिर से 1 घंटे में जो है 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, 10 किलोमीटर। फिर डी पे पहुंच गई जो है, 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो समान समय में अगर समान दूरी वस्तु तय कर रही है तो उसकी गति को एक समान गति आप कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर असमान गति की बात आ जाएगी। असमान गति, असमान गति क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यही चीज है कि यदि पिंड समान समय में समान दूरी तय ना करे, यदि समान समय में समान दूरी तय ना करे तो उसको असमान गति कहते हैं। देखो कैसे, यदि कोई पिंड है ए, अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है तो फिर मालूम हुआ कि अगले 1 घंटे में वह 15 किलोमीटर जा रहा है। फिर मालूम हुआ कि वह अगले 1 घंटे में जो है 3 किलोमीटर जा रहा है। तो समय तो समान लग रहा है, 1-1 घंटा, लेकिन दूरी कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, फिर कहीं कम है। तो इस तरह से अगर समय समान है लेकिन तय की गई दूरी भिन्न भिन्न है तो उसको कहेंगे कि उस पिंड की, उस वस्तु की गति असमान गति है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि असमान गति क्या है। परिभाषा आप ऐसे ही लिख लेना कि यदि पिंड समान समय में समान दूरी तय ना करे, यहाँ पे आप ना लगा दोगे तो असमान गति की परिभाषा आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे चाल। पढ़ते हैं चाल किसे कहते हैं? स्पीड। स्पीड मतलब चाल। देखो साथियों, चाल क्या है? चाल अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं आपको समझ में आती है तो चाल सबसे पहले क्या है? चाल अदिश राशि है। हाँ, इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नीचे जो है समय के साथ परिभाषा बनाने के लिए हम एकांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? एकांक। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ऐसे एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को, चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। साथियों, चाल का मात्रक जो है, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक होता है, देखो दूरी का मात्रक होता है बच्चों मीटर और समय का होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बीमा इसकी हो जाएगी, देखो मीटर को की बीमा जो है यल होती है, समय की बीमा टी होती है। तो अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये यल है, इसकी घात 1 छुपी हुई है, ऊपर जाएगी तो ऐसे -1 हो जाएगा। तो दूरी, चाल की बीमा LT -1 होती है। ठीक है, चाल जो है शून्य नहीं होती है। चाल कभी शून्य नहीं होती है। वेग शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन चाल शून्य नहीं होती है। ठीक, तो चाल 2 प्रकार की होती है।
पहली औसत चाल और दूसरी तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो हम एक नंबर जो है पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या है, इसको बहुत ध्यान से सीखो। बहुत बार पेपरों में, बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो इसमें बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो उसको गड़बड़ नहीं करना है। देखो औसत चाल का पहले सूत्र समझो। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी पिंड या किसी पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। मात्रक वही होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहां पर महत्वपूर्ण इसके सवाल जो होते हैं उस पर आपको थोड़ा सा वर्क कर लेना है। ये वस्तु जो है 1 घंटे में चली जो है 10 किलोमीटर, और फिर जो है वही 2 घंटे में चली है 3 किलोमीटर। मतलब उसकी चाल धीमी हो गई है, तो 3 किलोमीटर चली है अगले 2 घंटे में। तो अब इसकी औसत चाल आपको निकालना हो, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी चली है? 10 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर। अब समय कितना लगा है? 1 घंटा प्लस 2 घंटा, तो 10 3 13 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मात्रक हो, क्योंकि किलोमीटर में दूरी है और समय है घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से जितना आप कुल दूरी हो उसको जोड़ ले और कुल जितना समय लगा हो उसको जोड़ ले, ये हो जाएगा आपका औसत चाल। एक तरीके की और सवाल आती है, उसको सीखो। जैसे कोई वस्तु आधी दूरी, जैसे मान लो ये ए बी सी है, आधी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, उसमें आपको समय ही न दिया जाए, समय न दिया जाए, केवल चाल दे दे कि आधी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वस्तु चल रही है, किलोमीटर प्रति पर हावर। तो हाँ, आधी दूरी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आप बताइए कि औसत चाल क्या होगा? तब उसमें औसत चाल का फार्मूला होता है कि औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई। चलो 2xy अपान x प्लस वाई, तो इस तरह से ये औसत चाल का फार्मूला हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लें कि एक पिंड जो है ए है, आधी दूरी जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तब उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2xy अपान x प्लस वाई। तो ये बन जाएगा 2 गुणे x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 60 है, तो 30 2 इंटू 30 इंटू 60 अपान 30 प्लस 60, 30 प्लस 60, तो 2 इंटू 30, 2 गुणे 30 गुणे 60 अपान 90। तो 30 तिहाई 90 और 2 गुणे 60 बटे 3 बच गया, तो 3 दूना 6, 20 तिहाई 60 होता है ना,
तो इस तरह से आप ये 2 गुणे 20 आ गया, तो 20 दूना 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो गई। ठीक है, वस्तु की औसत चाल हो गई, जो है औसत चाल हो गई वस्तु की क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके एक सवाल आ जाती है। और इसमें कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा कि एक व्यक्ति है, पहले अपने घर से स्कूल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया। तो जितनी दूर गया था उतनी ही दूरी वापस आ गया। तो जितनी दूर गया एक चाल से जाए, फिर उतनी ही दूरी दूसरी चाल से जाए, या फिर उतनी ही दूरी दूसरी चाल से वापस आ जाए। मान लो कि ए से बी पे गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उतनी ही दूरी वापस आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यही सूत्र लगेगा। दोबारा आप समझ लो। जैसे देखो, कोई व्यक्ति अपने घर से अपने ससुराल जाता है, अपने घर से अपने ससुराल गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, फिर वो वापस आया 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मान लो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, तो आने और जाने में उसकी औसत चाल बताइए। तो देखो, जितनी दूरी वो गया था उतनी ही दूरी वापस आया है, चाल अलग अलग है, और उसकी आने और जाने में कुल औसत चाल पूछ लिया गया आपसे। तो वही सूत्र लगाएंगे 2xy अपान x प्लस वाई। तो 2 और x की वैल्यू 90 है, ये 90 है, और y की वैल्यू है 70 अपान x प्लस वाई, मतलब 90 प्लस 70। 2 गुणे 90 प्लस गुणे 70 अपान ए हो जाएगा 9 7 16 160, एक जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, तो ये 2 8 16, तो 90 गुणे 7 बटे 8, काटेंगे 8 से, पहले 4 से काट दी, 4 दूना 8, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 चौक 8, एक बचा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ये हो गया 45 गुणे 7 बटे 4। तो 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31 बटे 4। इसको आप भाग कर देंगे, तो भाग जब करेंगे 315 को 4 से आप भाग करेंगे, 4 सते 28, 8 11 से 8 गए, सॉरी 3, ये खत्म, 5 4 8 32, 3 बच गया, दशमलव 0, 4 सते 28, 2 बच गया 0, 4 पंचे 20। इस तरह से जो है ये बन गया आपका 78.75, 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो गई। दिख रहा है कि नहीं दिखेगा आपको? दिख गया आपको? चलिए, तो इस तरह से आपने सीख लिया कि औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं।